फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टडी विद आरजे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल के समाचारों में रहा स्मार्ट स्पीच प्लेकेट्स क्या है? तो ऑप्शन है चींटी की एक प्रजाति है, छिपकली की एक प्रजाति है, कॉकरोच की एक प्रजाति है, तितली की एक प्रजाति है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन है ऑप्शन बी, यानी कि छिपकली की एक प्रजाति है। प्लकर ड्वार्फ गेक्चो या कैमापिस प्लकडेनेसिस केरल की है। ये प्रजाति एक पर्यटन स्थल के अन्नाकल की खोजी गई छिपकली की एक प्रजाति है। यह प्रजाति छिपकली की स्मापिसिस लिट्रोसिस प्रजाति से काफी मिलती जुलती है। ये दोनों प्रजाति एक ही जीन्स माउसिस से संबंधित है, हालांकि ये दोनों आनुवंशिक रूप से अलग अलग है। इसके वर्ष 1854 में ब्रिटिश प्रणाली विज्ञानी थॉमस डी जेरडोन ने खोजा था। उसका विकल्प बी सही है। यानी कि अपने याद ये रखना है कि छिपकली की एक प्रजाति है जो नई प्रजाति की शोध की गई, उसका नाम है सेमापिस प्लकडेंसिस। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, विदेशी एजेंट्स पंजीकरण अधिनियम FARA जो हाल के समाचारों में रहा है, उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1938 में इस अधिनियम को संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA में फांसीवाद के प्रसार को रोकने के लिए किया गया था। ऑप्शन बी है, इस अधिनियम का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेशी प्रभाव तथा राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु खतरों की पहचान करना था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, 1 और 2, और नहीं 1 और नहीं 2। ये आंसर देखते हैं इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों क्वेश्चन सही है। ये विगतवार देख लेते हैं। वर्ष 1938 में FARA को USA में फांसीवाद के प्रसार को रोकने के लिए लागू किया गया था। फांसीवाद का प्रसार हो रहा था, इसलिए इसको लागू किया गया था। फॉरेन एजेंट्स रेस्ट्रिक्शन एक्ट FARA, इस अधिनियम के अंदर विदेशी एजेंटों को अमेरिका जस्टिस डिपार्टमेंट के तहत पंजीकृत करना तथा अपनी गतिविधियों को जनता के सामने बताना अनिवार्य था। इनकी जो यहाँ विदेशी एजेंट थे उसको अमेरिका जस्टिस डिपार्टमेंट, वहाँ का डिपार्टमेंट है जस्टिस डिपार्टमेंट, उसमें पंजीकृत कराना था और अपनी गतिविधियों को जनता के सामने बताना अनिवार्य कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत राजनीतिक या अर्ध राजनीतिक क्षमता के साथ विदेशी शक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले एजेंटों को भी विदेशी सरकार के साथ अपने संबंधों एवं संबंधित वित्त के बारे में जानकारी का खुलासा करना होता है। FARA संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेशी प्रभाव तथा राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु खतरों की पहचान करने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसका उद्देश्य क्या है? मुख्य रूप से अमेरिका के भीतर विदेशी प्रभाव के संबंध में पारदर्शिता बढ़ाना था। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेसेशन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक पहल मोबाइल बैंकिंग सेवा है सेसेशन। दूसरा है, इस कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत की गई थी। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, नहीं एक और नहीं दो। आइए आंसर देखते हैं। इसका उत्तर है एक, यानी कि पहला कथन गई है, ये मोबाइल बैंकिंग सेवा नहीं है। तो आइए देखते क्या है। सेसेशन तंबाकू छोड़ने के लिए मोबाइल प्रौद्योगिकी पर आधारित एक पहल है, यानी कि जो तंबाकू है उसको छुड़ाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रौद्योगिकी पर आधारित एक पहल है। इस तंबाकू को छोड़ने के इच्छुक व्यक्ति और कार्यक्रम से जुड़ी विशेषज्ञों की दो तरफा मैसेजिंग का उपयोग किया जाता है और लोगों को व्यापक सहयोग प्रदान किया जाता है। सेसेशन की शुरुआत भारत के 2016 में डिजिटल इंडिया के तहत पहल की गई थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंबाकू मेनली देखें मोटा मोटा तौर पर तो सेसेशन क्या है, तो तंबाकू छोड़ने के लिए की प्रौद्योगिकी
मोबाइल प्रौद्योगिकी पर आधारित पहल है और जिसको छोड़ना हो स्वैच्छिक रूप से उसको हेल्प करता है और ये डिजिटल इंडिया की पहल के तहत आता है। तो 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन सलाहकार समिति FSC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ऑप्शन है, यह एक संवैधानिक, देखिए यहाँ बहुत ध्यान देना चाहिए, संवैधानिक लिखा है, वैधानिक लिखा है, सांविधिक लिखा है, यह आपको जानना पड़ेगा। यह केंद्रीय खान मंत्रालय के तहत कार्य करती है। इसकी अध्यक्षता के केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के महानिदेशक द्वारा की जाती है। कौन सा कथन सही नहीं है? 1, 2, 2 और 3, 1 और 3 और 1, 2 और 3। उत्तर है ए, यानी कि 1 और 2 सही नहीं है। तीसरा कथन सिर्फ सही है। ये विवरण देखते हैं। यानी फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी वन संरक्षण अधिनियम 1990 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, इसलिए कथन एक सही नहीं। यहाँ क्या लिखा था? संवैधानिक, और यहाँ क्या है? ये एक संवैधानिक निकाय है। FSC केंद्र पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, इसलिए कथन 2 सही। इसमें क्या किया गया था? खान मंत्रालय नहीं है, तो कौन सा मंत्रालय है? वन जलवायु परिवहन मंत्रालय है, यानी कि MOEFCC। और केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन महानिदेशक इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, तो कथन ये सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में ब्लैक होल में ऐसा बिंदु जहां ब्लैक होल का संपूर्ण द्रव्यमान एकत्रित हो जाने में से गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? एक है इवेंट होराइजन, दूसरा है एक्स किरणों से मुक्त जोन, थर्ड सिंगुलैरिटी और फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। ये देखिए 2019 में भी ब्लैक होल से क्वेश्चन आया था और काफी चर्चा में भी रहा था। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए, यानी कि इवेंट होराइजन। ब्लैक होल इवेंट होराइजन वह बिंदु होता है जहां ब्लैक होल का संपूर्ण द्रव्यमान एकत्रित हो जाता है और इसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक हो जाता है। जहां पर द्रव्यमान एकत्रित हो जाए और वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक हो जाता है। और यदि इवेंट होराइजन के भीतर किसी वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होता है तो अधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण वह इवेंट होराइजन सीमा के भीतर ही रहता है। इससे प्रकाश के बाहर नहीं निकल सकने के कारण ही हमें ब्लैक होल दिखाई देता है, तो कथन एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करंट का क्वेश्चन है और स्टैटिक्स का पोर्शन भी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा उपाध्यक्ष के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। फिर से पढ़ रहा हूँ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा उपाध्यक्ष के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। दूसरा, लोकसभा उपाध्यक्ष चुनने जाने पर चयनित व्यक्ति को अपनी पार्टी से इस्तीफा देना पड़ता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 1, 2, 1 और 2 और नहीं 1 नहीं 2। देखिए 2 बार पढ़ना चाहिए विकल्पों को। आइए आंसर देखते हैं। सॉल्यूशन इसका बी। देखते हैं ये दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है। कौन सा कथन सही नहीं है? दूसरा सही नहीं है। देखिए आंसर है बी, यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों का निर्वाचन प्रक्रिया का प्रावधान है। तो 93 क्या बोलता है कि उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के निर्वाचन का प्रावधान है। और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव विपक्षी दल के सदस्यों में से परस्पर सहमति द्वारा किया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव में विपक्षी दल के सदस्यों में से परस्पर सहमति के द्वारा किया जाता है। ध्यानात्मक है कि चयनित व्यक्ति को अपनी पार्टी से इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होती, उसे निष्पक्ष रहना होता है। कथन 1 है परंतु कथन 2 सही नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति पर उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। जब अध्यक्ष की
अध्यक्ष की अनुपस्थिति होती है तब उपाध्यक्ष उसके अवेज में कार्य करता है। ये क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में ये हो गया। इथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उत्पादन केवल गन्ने के द्वारा होता है, इथेनॉल। देखिए ध्यान से पढ़िए। इस इथेनॉल और पेट्रोल के सम्मिश्रण से निर्मित ईंधन द्वारा कम पर्यावरणीय प्रदूषण का उत्सर्जन होता है। विकल्प देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। 1, 2, 1 और 2, ना ही 1 और ना ही 2 इथेनॉल के बारे में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ए, यानी कि पहला कौन सा कथन सही नहीं, एक ही सही नहीं। क्यों सही नहीं है? एक यहाँ केवल आ गया है, केवल, इसलिए। इथेनॉल इथिल अल्कोहल को भी कहते हैं, जो एक जल रहित तरल है। गन्ना, मक्का, गेहूं आदि से प्राप्त किया जाता है और इसका केमिकल फॉर्मूला है C2H5OH होता है। इथेनॉल को गैसोलीन के साथ मिश्रित कर अलग अलग उत्पादन बनाए जाते हैं। ये जो शराब, दारू, पालिश, दवा, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कृत्रिम रंग, पारदर्शक साबुन आदि को बनाने में भी हेल्प करता है। भारत में इथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से विपणन प्रक्रिया के द्वारा गन्ने के सिरे, जो सिरा होता है ना गन्ने का, उसके द्वारा किया जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्याह्न भोजन योजना के पोषण मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्याह्न भोजन योजना निम्न प्राथमिक स्तर तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए प्रतिदिन न्यूनतम ऊर्जा कैलोरी क्रमशः 450 से एवं 700 है। देखिए फिर से पढ़िए। निम्न प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए प्रतिदिन न्यूनतम ऊर्जा कैलोरी क्रमशः 450 एवं 700 है। फैक्चुअल है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के भोजन में केवल खाद्यान्न और दाल की व्यवस्था की गई है। 1, 2, 1 और 2, न तो 1 और न ही 2 कथन सही नहीं है। ये दूसरा कथन सही नहीं है। मध्याह्न भोजन योजना पोषण मानकों के अनुसार निम्न प्राथमिक स्तर के लिए प्रतिदिन 450 कैलोरी ऊर्जा एवं 12 ग्राम प्रोटीन दिए जाएंगे, यानी कि 450 कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन। तथा उच्च प्राथमिक स्तर जो होता है उससे बड़े, तो उससे 700 कैलोरी ऊर्जा एवं 20 ग्राम प्रोटीन दिए जाने का प्रावधान है। मानव संसाधन मिनिस्ट्री HRD के प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के भोजन में 100 ग्राम खाद्यान्न, 20 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जी और 5 ग्राम तेल और वसा सम्मिलित है। उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के भोजन में 150 ग्राम खाद्यान्न, 30 ग्राम दाल, 75 ग्राम सब्जी और 7.5 ग्राम तेल और वसा अनिवार्य है। देखिए पूरा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रूज मिसाइल पर है। क्रूज मिसाइल का पता आसानी से नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ये पृथ्वी की सतह से समांतर चलती है। और दूसरा, बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट चालित एवं स्वनिर्देशित हथियार प्रणाली है। कौन सा कथन सही है? 1, 2, 1, 2 और ना ही 1 और ना ही 2। बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट चालित स्व निर्देशित हथियार प्रणाली है। आइए देखते हैं आंसर। दोनों कथन सही है। देखिए सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक गति से दूर तय की जा सकती है। समुद्र, स्थल, हवा से कहीं से पर भी इसको चलाया जा सकता है। और नेगेटिव भी होती है, मतलब जेट इंजन द्वारा चलित क्रूज मिसाइल का लक्ष्य पूर्व निर्धारित होता है, पहले से निर्धारित कर दिया जाता है और ये अपने लक्ष्य को नेविगेट भी कर सकती है। नेविगेट यानी कि जो होता है ना, अपने आप खोज कर लेती है, तो ये होता है। क्रूज मिसाइल का पता मिसाइल रोधी तंत्र द्वारा आसानी से नहीं लगाया जा सकता कि ये पृथ्वी की सतह से समांतर चलती है। पृथ्वी की सतह से समांतर चलती है तो पर सैटेलाइट होता है तो उसको कैप्चर नहीं करवाता है, शायद रडार में भी नहीं आ सकती। तो ये पारंपरिक अथवा परमाणु हथियारों को ले जाने में भी सक्षम है। ये परमाणु हथियार भी लोड कर सकती है।
तो इसका आंसर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक बहुआयामी निर्धारित सूचकांक MIP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक के निर्धारण में आई ही एकमात्र संकेतक होता है। इसे सर्वप्रथम 2010 में UNDP की मानव विकास रिपोर्ट के लिए विकसित किया गया था। कौन सा कथन सही है? 1, 2, 1 और 2, नहीं 1 और नहीं 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पहला कथन गई है। MIP विकासशील देशों की निर्धनता दर्शाने वाला एक अंतरराष्ट्रीय सूचकांक है। 2010 में UNDP की मानव विकास रिपोर्ट के लिए विकसित किया गया था। इस निर्धारण में आई ही एकमात्र संकेत नहीं होता, बल्कि अन्य सूचकांक जैसे खराब अर्थ, खराब स्वास्थ्य, कार्य, निम्न गुणवत्ता, हिंसा पर भी ध्यान दिया जाता है। इसे ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल एवं UNDP द्वारा जारी किया जाता है। तो ये क्वेश्चन, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इसमें क्या है, इसे सर्वप्रथम 2010 में UNDP की मानव विकास रिपोर्ट के लिए विकसित किया गया था। इनके दोनों कथन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रूज मिसाइल हो गया और ये आपका आज का। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।